हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो अभी ये लॉज ऑफ मोशन में, कंस्टेंट मोशन में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वेज कंस्टेंट्स। यहाँ पे बेसिकली एक वेज कनेक्टेड होता है मोशन में। वेज का मतलब एक कटेड इंक्लाइन पोर्शन, मूवेबल इंक्लाइन पोर्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, दो हमारे पास मासेज हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम एक वेज है और उसके ऊपर इंक्लाइन के ऊपर एक छोटा मास रखा हुआ है, छोटा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का। और जो वेज है वो v1 वेलोसिटी से आगे लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, और जो मास स्मॉल एम है वो v2 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे नेट वेलोसिटी m की निकालनी है, क्योंकि जो v2 वेलोसिटी है वो वेज के रेस्पेक्ट में m की वेलोसिटी दी हुई है। हमें नेट वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है। सो जब वेज v1 वेलोसिटी से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो उसके साथ साथ m भी कनेक्टेड है, तो m भी उसी वेलोसिटी से लेफ़्ट की तरफ भी जा रहा होगा, और साथ साथ वो v2 वेलोसिटी से नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ होंगी m के पास, v2 एंड v1। तो उन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा। दोनों वेलोसिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो एंगल रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। सो एंगल देखते हैं इन दोनों के बीच का कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे m की एक वेलोसिटी है v2 जो डाउनवर्ड है, और एक वेलोसिटी है v1 जो हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट की तरफ है। तो हमें जो इनके बीच का एंगल है वो चाहिए। अब यहाँ पर ये मैंने एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे। और ये एंगल यहाँ पे होना चाहिए, आप ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा एंगल साइड वाला हो गया, और हमारे पास दूसरा एंगल है 90। यहाँ पे टोटल एंगल v1 v2 के बीच क्या हो गया, एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज़ 180 माइनस थीटा। 90 प्लस 90 माइनस थीटा, हैंस 180 माइनस थीटा। अब दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देते हैं। r की जगह नेट वेलोसिटी आएगी m ब्लॉक की, तो मैं उसे vm बोल देता हूँ। अंडर रूट a और b का मतलब है v1 और v2। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस, और एंगल है दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये एंगल है। ओके, नाउ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 2v1 v2 माइनस कॉस थीटा। ये नेट वेलोसिटी आ गई एम ब्लॉक की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब अगर क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं v1 v2 की, तो वो ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्लेस करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में हमें दो ऑब्जेक्ट दी हुई हैं, एक वेज है और एक रॉड है। जो मैंने रेड कलर से शो की हुई है वो रॉड है, और एक वेज है। सो इसमें हमें, अगर वेज हमें बोला जाए कि वो एक्स मूव करती है लेफ़्ट की तरफ, तो रॉड कितना मूव करेगी और रॉड की वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू वेज, और रॉड की स्पीड क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये हमें निकालना है। तो सपोज़ वेज जो मूव करी है वो एक्स मूव करी है लेफ़्ट की तरफ, तो जो रॉड है वो वाई मूव करेगी डाउनवर्ड। ये इन दोनों में रिलेशन होगा। इसके बाद ये जो ट्राइंगल के लिए एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, जो इंक्लाइन एंगल थीटा दिया हुआ है, इसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में देखेंगे। तो वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एक्स यहाँ पे बेस है। वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एक्स यहाँ पे बेस है। तो टेन थीटा यहाँ से आएगा वाई अपॉन एक्स, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो यहाँ से वाई इक्वल्स टू आ गया एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, या एक्स इक्वल्स टू आ गया वाई कॉट थीटा। तो ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करके हम इजीली वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो एक्स का डिफरेंशिएशन v के बराबर होगा, और v यहाँ पे वेज, तो v वेज इक्वल्स टू v रॉड कॉट थीटा, ये आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो एक्सेलरेशन आएगी एक्सेलरेशन वेज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन रॉड कॉट थीटा। ये इन दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। तो जो भी क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है उसको लगा के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये हमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें ये जो ऊपर का सेक्शन है, ऊपर का ये प्लेटफॉर्म है, पूरा शेप ये फिक्स है, और इसके अंदर एक ये रॉड रखी हुई है वर्टिकली जो मूवेबल है, और नीचे ये वेज है, ये भी मूवेबल है, इसको हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं। सपोज़ इसको हम
राइट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं एक्स, इसको हमने राइट डायरेक्शन में मूव कराया एक्स से। तो जब ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी एक्स से, तो ये वर्टिकल रॉड जो है वो वर्टिकली मूव करेगी वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आएगी। अगर उल्टा करेंगे, एक्स को हम लेफ्ट की तरफ लेंगे तो वाई ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे भी जो थीटा एंगल है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल, और एक्स बेस का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है वाई, और जो हॉरिजॉन्टल है वो है एक्स। तो टेन थीटा इक्वल्स टू अगेन वाई अपॉन एक्स आ गया। सो यहाँ से फिर से वी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा वी एक्स टेन थीटा, और ए वाई इक्वल्स टू ए एक्स टेन थीटा। ये दोनों रिलेशन आएंगे, और यहाँ पे y का मतलब है रॉड और x का मतलब है वेज। सो ये ए रॉड इक्वल्स टू ए वेज टेन थीटा। तो वही रिलेशन आएगा जो पीछे आया था। सो यहाँ पे वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो याद करने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं है इसमें कोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। वेज कनेक्टेड है 3 पुली से, फिर एक ब्लॉक उसके इंक्लाइन पर रखा हुआ है। वो सारी एक ही सिस्टम से कनेक्टेड है। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है वेज मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन a naught. Find acceleration of block with respect to wedge and ground. फुल स्टॉप। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ये डायग्राम हमारे पास है। ओके, सपोज जो वेज है वो एक्स मूव करता है लेफ़्ट की तरफ, इसने एक्स मूव किया लेफ़्ट की तरफ। तो जब ये एक्स मूव करेगा लेफ़्ट की तरफ, और हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि अगर दो ब्लॉक्स एक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफरेंट है वहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो मूवेबल हैं किसी ब्लॉक से कनेक्टेड वो डिफरेंट है, तो वहाँ पे सेम रेशियो में, नंबर के रेशियो में जो एक्स और वाई का रेशियो है वो डिवाइड हो जाता है। सो सपोज़ ये वेज एक्स मूव करता है और जो ब्लॉक है वो वाई मूव करता है, तो जो एक्स है वो दो वायर से, उससे दो वायर कनेक्टेड है, उसके मोशन से दो वायर कनेक्टेड है, एक ये 1 और एक 2। ये वर्टिकल वाला मैं नहीं ले रहा क्योंकि वर्टिकल वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फेज़ है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मोशन के डायरेक्शन में जो वायर्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो 1 और 2 वायर्स कनेक्टेड है एक्स से, और एक सिंगल वायर कनेक्टेड है वाई से। तो वाई का कनेक्शन एक वायर से है और वेज का एक्स का कनेक्शन दो वायर से है। तो इनका जो एक्स और वाई का रेशियो आएगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x, यानी ए इक्वल्स टू 2ab, ए इक्वल्स टू 2ab, और ये दोनों की बीच की एक्सेलरेशन का हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सपोज, तो ए की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, ये ए है, और बी की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, ए बी। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। ये हमने पहले क्वेश्चन में इसी लेक्चर में निकाला हुआ है, 180 माइनस थीटा। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है ए ब्लॉक की, तो वो फिर से आएगी √a² प्लस ab² प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी ए ब्लॉक की। सो ऑब्वियसली यहाँ से आंसर आ जाएगा फाइनली, ए नेट इक्वल्स टू √a² प्लस ab² माइनस 2ab cos थीटा। और हमें क्वेश्चन में पता चला है कि a 2ab के बराबर है, a इक्वल्स टू 2ab। सो यहाँ पे लगा देते हैं a इक्वल्स टू 2ab। सो ये आ जाएगा 4ab² प्लस ab² माइनस 4ab² cos थीटा। तो ये हो गया √5ab² माइनस 4ab² cos थीटा। सो यहाँ से ab कॉमन, अंडर रूट में बचा 5 माइनस 4 cos थीटा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन का इस केस का। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद
फ्री बॉडी डायग्राम का एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है अच्छे से, फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए आगे और बाकी आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स के लिए भी। फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि हम कोई भी एक ब्लॉक या पॉइंट लेके उस पर सारे फोर्सेस को शो करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। जो भी दिया हुआ है हम उनको बैलेंस करके उनकी इक्वेशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बुक रखी हुई है, ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पे इस ब्लॉक के, इस बुक के या ब्लॉक के फोर्सेस को बैलेंस करना है, यानी इसका एबीडी बनाना है, ब्लॉक का एबीडी बनाना है हमें। तो देखना पड़ेगा कि ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है और ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक जो है वेट लगा रहा है टेबल के ऊपर नीचे की तरफ, और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से आता है। न्यूटन थर्ड लॉ में बोलता है फोर्सेज आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर। तो अगर आपके पास एक एक्शन फोर्स है तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो वेट है वो एक्शन फोर्स है और उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे W है वेट एंड N है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी N इक्वल्स टू W। ओके, सेकंड, ये एक वॉल है और ये इससे एक हमने ब्लॉक सटा दिया है, और ये यहाँ पे W, इसका यहाँ पे नीचे वेट लगेगा W, और हमने इसको पुश करने के लिए वॉल पर कुछ फोर्स लगाया हुआ F, तो F इधर लगेगा और वॉल इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, लेकिन अब इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो सरफेस यहाँ पे ये वाली है, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। ओके, इसके बाद थर्ड, अगर एक इंक्लाइन पर ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लाइन पर ब्लॉक रखा हुआ है थीटा, तो यहाँ पर इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ W, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा इधर, बिकॉज हमेशा से मैंने पहले बोला था नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो सरफेस है जिससे कॉन्टैक्ट बन रहा है उसके परपेंडिकुलर हमेशा काम करेगा। तो यहाँ पे इसके हम चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये W cos थीटा और ये W sin थीटा, यहाँ से जो भी दिया है ना उसके हम फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है अपने पास एक टेबल पर अब मल्टीपल ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक और ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। अब इनमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और बाकी सारे फोर्सेस को हम कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। सो सपोज इस पहले ब्लॉक का वेट है W1, तो W1 ये नीचे की तरफ लगाएगा, और सेकंड वाला ब्लॉक फर्स्ट वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये N1 है सपोज। और ऐसे ही अब दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं, तो दूसरा ब्लॉक टेबल पर W2 फोर्स लगाएगा और टेबल दूसरे ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी N2। तो जो N2 होगा यहाँ पे ये W2 फोर्स नहीं लगाएगा, W2 प्लस W1 फोर्स लगाएगा, क्योंकि अब इसका नेट वेट जो हो गया है उस पर उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसकी वेट को भी ऐड करके आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स सेकंड ब्लॉक का हो जाएगा, नेट वेट सेकंड ब्लॉक का हो जाएगा W2 प्लस W1। ओके, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि N1 W1 के बराबर है और N2 W1 प्लस W2 के बराबर है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन बनेंगे। W1 यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक 1 है, वेट ऑफ ब्लॉक 1, एंड W2 वेट ऑफ ब्लॉक 2, ये दिया हुआ है हमें। ओके, नेक्स्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, राउंड ऑब्जेक्ट है, और उसको हमने दो कॉर्नर्स पे ऐसे प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, ये 1 ये 2। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कांटेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो इनका नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा इस लाइन के अबाउट और इसका काम करेगा इस लाइन के अबाउट। तो ये N1 का नॉर्मल रिएक्शन, ये N2 का नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में वेट लगेगा इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। सिक्स्थ, सपोज हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है इस टाइप की, और यहाँ पे एक बॉल जो राउंड करके मूव कर रही है, इसमें स्लिप कर रही है। तो इनके 3 पोजीशंस के लिए हम यहाँ पे BD बनाते हैं। फर्स्ट इस पोजीशन के लिए इसका वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन इसका लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी N1 इस तरफ।
W2 वेट इसका डायरेक्ट डाउनवर्ड और नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर N2। ऐसे यहाँ पर W3 और नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर N3 ये लगेगी। तो इस केस का नॉर्मल डायरेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट 7th, सपोज हमारे पास एक फिक्स्ड शेप दिया हुआ है वॉल एंड ग्राउंड का ऐसे, और इसके बीच में एक हमने रॉड रखी हुई है। ये रॉड रखी हुई है। अब इस रॉड में 2 पॉइंट से यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ए पॉइंट पे कांटेक्ट है और बी पॉइंट पे कांटेक्ट है। तो बी पॉइंट पे कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन यानी इस तरफ लगेगा एन बी, और ए पॉइंट पर भी नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट एन ए इस तरफ काम करेगा। और इसका वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डब्ल्यू नीचे की तरफ लगेगा। ओके, ऐसे ही 8th, सपोज इस टाइप का सरफेस दिया हुआ है, मैं एक रॉड रखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट एक तो इधर हो रहा है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में नॉर्मल डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में आ गया एन ए, और दूसरे पॉइंट बी पर नॉर्मल डायरेक्शन एन बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम एफ बी डी डायग्राम बनाते हैं। आगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।